स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMAED में। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट कंट्रोल मेथड, लागत नियंत्रण विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। परियोजना के महत्व तथा स्वीकृति बजट को दृष्टि में रखकर ही लागत नियंत्रण की रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी कि निर्माण विधियाँ जो होती हैं कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करने के मेथड्स के बारे में लागत नियंत्रण की रूपरेखा तैयार की जाती है और किस सीमा तथा नियंत्रण रखा जाए, किस सीमा तक नियंत्रण रखा जाए, इसका निर्णय लिया जाता है। लागत नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली मदों की पहचान के लिए निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला है कार्य पूर्ति के लिए उपलब्ध धन, कार्य पूर्ति के लिए उपलब्ध धन तथा व्ययता धनराशि की तुलना करके, कार्य की मानक लागत से तुलना करके, मदों की इकाई दर विश्लेषण करके, मुख्य मदों की निर्माण प्रक्रिया की जांच करके। तो कार्य पूर्ति के लिए उपलब्ध धन, व्ययता धनराशि की तुलना, ठीक है, निर्माण एजेंसी करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, निर्माण एजेंसी अथवा ठेकेदार किसी मद के अंतर्गत हुए कुल व्यय तथा इसके अंतर्गत विभाग से प्राप्त भुगतान की राशियों की तुलना करके लागत नियंत्रण कर सकता है, परंतु यह विधि छोटे निर्माण कार्यों के लिए ही ठीक है और वह भी उसी प्रकार के अन्य मदों पर लागू हो सकती है, क्योंकि उस मद पर तो जो व्यय होना था हो चुका और अब नियंत्रण संभव नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा कार्य की मानक लागत से तुलना करना, यानी जो हमारा वर्क है मानक लागत से तुलना करेंगे। श्रमिकों, संयंत्रों तथा सामग्री की कार्यस्थल पर दरों की परियोजना के प्राक्कलन में दर्शाई गई अथवा निविदा में भरी गई दरों से तुलना करके तथा विश्लेषण करके निर्माण पर लागत नियंत्रण रखा जा सकता है। और जिन मदों में लागत दक्षता अपनानी होती है इनकी उनकी सूची बना ली जाती है। यह लागत नियंत्रण की प्रभावकारी विधि है, परंतु अनेक मदों के लिए श्रमिकों, संयंत्रों तथा सामग्री का अलग अलग ब्यौरा तैयार करने में काफ़ी समय व श्रम लगता है और दिक्कतें भी क्रिएट होती हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों का हमें ध्यान देते हुए वर्क को करना चाहिए। फिर है मदों की इकाई दर का विश्लेषण करके, इस विधि में प्रत्येक मद पर हुए व्यय को इसके परिमाण क्वांटिटी से भाग देकर इकाई दर ज्ञात कर ली जाती है। अब इस इकाई दर की परियोजना के प्राक्कलन में दी गई दर से तुलना करके ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन मदें लाभ रहित हैं अथवा उनमें लागत नियंत्रण की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट है मुख्य मदों की निर्माण प्रक्रिया की जांच करके, परियोजना की कुछ मदें अपने महत्व तथा परिमाण के कारण ऐसी होती हैं जिनके कारण पूरी परियोजना की लागत प्रभावित होती है, जैसे चिनाई कार्य, कंक्रीट कार्य, छत स्लैब कार्य, इस्पात कार्य। इन मदों के लिए सामग्री, संयंत्र तथा श्रमिकों के व्यय का विश्लेषण करके और प्रक्रिया की जांच करके परियोजना पर लागत नियंत्रण अपनाया जाता है। और सीमेंट, गिट्टी, इस्पात की छड़ें तथा फर्माबंदी के व्यय पर नियंत्रण रखने से परियोजना की लागत कम की जा सकती है। यानी हमारे जितने भी जैसे कि इस्पात की छड़ें हो गई, फर्माबंदी हो गई, तो इन पे व्यय नियंत्रण करके अगर इन पे हम कम कॉस्ट ख़त्म करेंगे तो उस लागत को हम रोक सकते हैं। फिर है लागत नियंत्रण अभिलेखन प्रणाली, कॉस्ट कंट्रोल रिकॉर्डिंग सिस्टम। लागत नियंत्रण के लिए निर्माण कार्य का परिव्यय का ब्यौरा समयबद्ध आधार पर नोट करके उच्च अधिकारियों को जांच व आवश्यक आदेशों के लिए प्रेषित किया जाता है। परिव्यय रिपोर्ट की अवधि जितनी कम होगी, लागत नियंत्रण उतना ही अधिक प्रभावकारी ढंग से अपनाया जा सकता है, परंतु कम अंतराल पर रिपोर्ट तैयार करने में समय और श्रम अधिक लगते हैं। सामान्यतः लागत नियंत्रण के लिए परिव्यय लागत रिपोर्ट साप्ताहिक तथा मासिक पद्धति पर भेजी जाती है। साप्ताहिक लागत रिपोर्ट, वीकली कॉस्ट रिपोर्ट, यह रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह के अंत तक संपन्न की गई मुख्य मदों की मात्रा, परिमाण, श्रमिकों तथा मशीनरी पर हुए खर्च का ब्यौरा दर्शाते हुए तैयार की जाती है। सामग्री की लागत इस रिपोर्ट में नहीं ली जाती। ठीक है, साप्ताहिक लागत रिपोर्ट प्रपत्र, उन्होंने देखो यहाँ पे एक प्रपत्र बनाया है। इस सप्ते में, पिछले सप्ते में, एस्टीमेट अनुसार अंतर, टिप्पणी। ठीक है, तो ये हम मोटा मोटा एक उन्होंने कार्य का नाम, ठेकेदार, एजेंसी जो वर्क करा रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं।
मासिक लागत रिपोर्ट, मंथली कॉस्ट रिपोर्ट, यह रिपोर्ट मासिक आधार पर तैयार की जाती है यानी महीने वाली। लाभ हानि का विवरण दर्शाती है। जिन मदों में हानि दिख पड़ती है उनकी विशेष ध्यान दिया जाता है। मासिक लागत रिपोर्ट प्रपत्र का नमूना देखो, यहाँ पे उन्होंने कार्य का नाम, ठेकेदार एजेंसी का नाम, मास, मास क्रम, खंड, उपखंड, अनुखंड, कार्य का विवरण, नींव खुदाई, नींव कंक्रीट, क्यूबिक में दे रखा है, एस्टिमेट के अनुसार, अद्यतन प्रकर्ष के अनुसार, एस्टिमेट के अनुसार, अद्यतन तक, अंतर, टिप्पणी। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 आपका यहाँ पे यहीं ख़त्म होता है। ये क्वेश्चंस हैं, मगर आपके जो क्वेश्चंस हैं इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो इस थ्योरी को आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9, निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन आप जानते हैं किसी चीज़ का निरीक्षण करना, कोई भी वर्क है उसका निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन। तो साइट इंस्पेक्शन होगा। उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु ही भरोसेमंद और लाभकारी सिद्ध होती है। किसी वस्तु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके कच्चे माल, उत्पादन प्रक्रिया तथा संपूर्ति पर प्रभावकारी नियंत्रण बनाए रखना तथा निरीक्षण करना आवश्यक है। गुणवत्ता की जांच करने के लिए, ठीक है, उससे वस्तु के लिए निर्धारित मानक मार्गदर्शक का काम करते हैं। निरीक्षण के दौरान वस्तु के जिस चरण में दोष पाए जाएं उनका उसी चरण में सुधार करना आवश्यक है। निरीक्षण के द्वारा ही वस्तु की गुणवत्ता आंकी जाती है। निरीक्षण व गुणवत्ता दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। सिविल निर्माण जो एक लंबी लाभकारी आयु को दृष्टि में रखते हुए सार्वजनिक उपयोग और हित के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पूर्ण किए जाते हैं, की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इनका निर्माण काल में व्यापक निरीक्षण आवश्यक है। भवनों तथा अन्य सिविल संरचनाओं पर अनेक प्रकार के जटिल भार पड़ते हैं और इनके कारण इसके अवयवों में विभिन्न प्रकृति के प्रतिबल उपजते हैं और एक निर्माण कार्य के अंतर्गत सैकड़ों छोटी बड़ी मदें संपन्न करनी होती हैं और कार्य भी महीनों वर्षों तक चलता है। अतः निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब किसी चीज़ का हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के द्वारा जो कमी पाई जाती है, ठीक है, कहीं पे कोई भी आपका आप देख रहे हैं मटेरियल्स नहीं लगा हुआ है या फिर कहीं पे आपका कम क्वालिटी का, उसकी क्वालिटी मटेरियल की सही नहीं है, तो उस आप वहीं की वहीं उसे तुरंत बता दीजिएगा। फिर है निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट है हमारा कार्य के दोषों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। सेकंड है कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना तथा इसमें सुधार करना। संरचना की लाभकारी आयु तथा सेवा काल बढ़ाना। मरम्मत व अनुरक्षण पर अनावश्यक व्यय में कमी लाना। उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। उत्पाद वस्तुओं को खुले बाजार में अस्तित्व बनाए रखना। राइट। तो निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने पर कुछ व्यय आवश्यक आता है, परंतु वस्तु उत्पाद को बाजार में लोकप्रिय बनाए रखने के लिए यह व्यय उचित एवं अनिवार्य है। जो निर्माता इस ओर ध्यान नहीं देते उनकी वस्तुएं उत्पाद बाजार में टिकती नहीं हैं और सिविल निर्माण कार्यों पर निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण विशेष महत्व रखता है। और यह उत्तम निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के कारण ही संभव है कि नदियों पर बने बांध भयानक बाढ़ों के आगे पहाड़ की भांति खड़े रहते हैं। सेतु भारी गाड़ियों के बोझ को झेलते हैं। सुरंगें पर्वतों की छाती चीरकर निकल जाती हैं और गगनचुंबी भवन वर्षा तूफान के आगे सिर नहीं झुकाते। ठीक है। निरीक्षण कार्य के आधार, बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन वर्क। निरीक्षण कार्य के लिए निम्न अभिलेख आधार का कार्य करते हैं। नियंत्रण चार्ट व सूचनाएं। सेकंड है सांख्यिकी आंकड़े। तीसरा है निरीक्षण विधियाँ। निरीक्षण अभियंता को संरचना के अभिकल्पन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
वह नवीनतम निर्माण तकनीकी से भी भली भांति परिचित होना चाहिए। निरीक्षण की विधियां सरल तथा कम अवधि की होनी चाहिए और इनमें संरचना की सामर्थ्य अथवा संपूर्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। छोटे निर्माण कार्यों का निरीक्षण प्रभारी अधिदर्शक द्वारा पर्याप्त समझा जाता है। बड़े तथा महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का निरीक्षण विशेषज्ञों की टीम, इसमें ज्येष्ठ अभियंता, ठीक है, और भूवर्ग विशेषज्ञ, जियोलॉजिस्ट, मृदा विशेषज्ञ, सॉइल एक्सपर्ट, वास्तुविद, आर्किटेक्चर, नगर नियोजक, टाउन प्लानर इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे ही वर्कर इसमें शामिल होते हैं जो इस चीज़ को इंस्पेक्शन करते हैं। ये विशेषज्ञ अपने अपने कार्य क्षेत्र में संरचना स्थल पर संरचना की जांच पड़ताल करते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की प्रिंसिपल। निरीक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रक्रिया, निरीक्षण के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया तथा निरीक्षण चरणों का पूर्व निर्धारण कर लेना चाहिए। निरीक्षण स्तर, निरीक्षण कार्य के लिए सक्षम, प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यक्ति ही नियुक्त करने चाहिए जो सामग्री, उपसर्ग तथा निर्माण प्रक्रिया से भली भांति परिचित हो। विस्तार, निरीक्षण कार्य इस प्रकार संपन्न करना चाहिए कि निर्माण मद के सभी चरणों पर वांछित मानकता उपलब्ध हो सके। निर्धारित समय, निरीक्षण कार्य अपने निर्धारित समय के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा निर्माण प्रगति प्रभावित होती है। योजनाबद्ध क्रम, निरीक्षण लंबे समय तक अथवा जल्दी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे श्रमिक तथा प्रभारी भयभीत होते हैं और अपने कार्य पर पूर्ण ध्यान न देकर निरीक्षण की औपचारिकताएं को निपटाने में लगे रहते हैं। अभिलेख, प्रत्येक निरीक्षण का पूर्ण अभिलेख रखा जाना चाहिए और नया निरीक्षण करते समय पिछले निरीक्षण की आपत्तियां तथा इंगित दोषों को ठीक हो जाने की जांच भी करनी चाहिए। परिणाम, निरीक्षण के परिणाम शीघ्र घोषित कर देने चाहिए ताकि सुधारात्मक उपाय करने में देरी न हो पाए। निर्णय, परियोजना की प्रगति तथा मितव्ययिता को दृष्टि में रखते हुए सीमांत केसों, बॉर्डर्स लाइन्स केसेस के बारे में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। फिर है पक्षपात रहित कार्य। पक्षपात क्या होता है? निरीक्षक कार्य में कोई पक्षपात अथवा निजी स्वार्थ नहीं पनपना चाहिए। निरीक्षण सदा कार्य के हित तथा सुधार के लिए होना चाहिए, चलते कार्य में अड़चन खड़ी करने के लिए नहीं। निरीक्षण के लिए मुख्य मदें, मेन आइटम रिक्वायर्स इंस्पेक्शन। सिविल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मदों का निरीक्षण आवश्यक है। सामग्री, औजार, मशीनें, निर्माण प्रक्रिया, वर्णन निम्न है। जैसे कि निर्माण सामग्री, मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो निर्माण कार्य के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री को 2 चरणों पर निरीक्षण आवश्यक है। पहला, आपूर्तिकर्ता सप्लायर के गोदाम में तथा पुनः निर्माण स्थल पर पहुंचने पर। यदि सप्लायर के स्टॉक में निरीक्षण संभव नहीं है तो मौके पर सामग्री की अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए। सभी निर्माण सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त मानकता चिन्ह वाली होनी चाहिए। विभागीय विशिष्टियों पर पूरी उतरनी चाहिए। कार्य पर वास्तविक उपयोग से पहले ही सामग्री की पुनः जांच कर लेनी चाहिए। जो सामग्री गुणवत्ता मानकों पर पूरी नहीं उतरती उसे अस्वीकार करके तुरंत कार्यस्थल से हटवा देना चाहिए। महत्वपूर्ण सामग्री की सामर्थ्य की जांच करने के लिए स्थल परीक्षण किए जा सकते हैं। यह कार्य स्थल अभियंता की देखरेख में होना चाहिए। टूल्स, सभी औजार को कार्य शुरू करने से पहले तथा कार्य समाप्ति पर चेक कर लेना चाहिए। जो औजार मरम्मत चाहता है उसे कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। टूटे फूटे औजारों के इस्तेमाल से कार्य की प्रगति प्रभावित होती है और दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो टूल्स आपके बेकार हैं या फिर मरम्मत मांग रहे हैं तो उन टूल्स को आप मरम्मत करवा लेना चाहिए। उपसर्ग व मशीनें, इक्विपमेंट एंड मशीन्स, सभी उपसर्ग व मशीनों की जो क्रय की जानी है सक्षम अधिकारी द्वारा सप्लायर के स्टॉक में जांच
होनी चाहिए। मशीनों का ट्रायल लेकर ही क्रय स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि दोषी मशीन को कार्यस्थल से लौटाने तथा इसके स्थान पर नई मशीनें लाने में पर्याप्त समय लग जाता है और इस अवधि में कार्य का नुकसान होता है। और भारी तथा नाजुक मशीनों का निरीक्षण पूरी टीम द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। निर्माण प्रक्रिया निर्माण कार्य का प्रभारी अभियंता द्वारा इसके विभिन्न चरणों पर निरीक्षण करना चाहिए। सामान्य कार्यों के लिए 3 निरीक्षण आवश्यक है: कार्य प्रारंभ करने पर, कार्य के दौरान और कार्य के अंत पर। तो निर्माण प्रक्रिया कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में ये तीन निरीक्षण अवश्य होते हैं: कार्य प्रारंभ करने पर और कार्य के दौरान और कार्य के अंत पर। कार्य की गुणवत्ता ठीक है, इसके लिए मदों की निर्माण प्रक्रिया की जांच आवश्यक है। निर्माणाधीन भवन का निम्न चरणों पर निरीक्षण आवश्यक है। पहला, नींव की खुदाई और कंक्रीट डालने से पूर्व, कुर्सी तल पर सील रोक रद्दा लगाने डालने पर, दीवारों के लिंटल ऊंचाई तक पहुंचने पर, छत स्लैब पर डूला लगाने पर, प्रबलन छड़ों के जाल बांधने पर, छत स्लैब कंक्रीट डालते समय, कार्य के पूर्ण हो जाने पर। और मुख्य निर्माण जॉब जिन पर गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है, मेजर कंस्ट्रक्शन जॉब्स विच नीड्स क्वालिटी कंट्रोल। निर्माण कार्यों पर मुख्य मदें जिनका गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है निम्नलिखित है, जैसे कि नींव फाउंडेशन, फाउंडेशन सॉइल, चिनाई कार्य, मैसोनरी वर्क, कंक्रीट तथा प्रबलित कंक्रीट कार्य, कंक्रीट एंड आरसीसी वर्क, फर्माबंदी, फॉर्म वर्क, सीलन रोधक उपचार, वाटरप्रूफिंग, नलकारी तथा जल निकासी, प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज, प्रकाष्ठ तथा इस्पात कार्य, टिम्बर एंड स्टील वर्क। ठीक है, फिर है हमारा नींव मृदा। नींव कार्य शुरू करने से पहले नींव मृदा की धारण क्षमता की जांच व निरीक्षण आवश्यक है। नींव मृदा उपयुक्त पाए जाने पर ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। कमजोर मृदा पर उपचार करके अथवा स्थिरीकृत करने के बाद ही इस पर संरचना खड़ी करनी चाहिए। चिनाई कार्य, चिनाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए। मसाले के सीमेंट और बालू BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार होने चाहिए। चिनाई कार्य में चाल, बॉन्ड तथा दीवारों की ऊर्ध्वाधर सिधाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चिनाई जोड़ समान मोटाई के होने चाहिए। भली भांति मसाले से भरे हो जाने चाहिए। डांटे लगाने के लिए इनके बीच उचित डूला बनना चाहिए। ऊंची दीवारों के निर्माण के लिए बांधी गई पाड़ व टेकें पर्याप्त दृढ़ होनी चाहिए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। एक दिन में एक सही 1/2 मीटर से 2 मीटर तक से अधिक ऊंची दीवार नहीं उठानी चाहिए और चिनाई कार्य पर 1 सप्ताह तक पानी छिड़ककर इसकी तराई क्यूरिंग करनी चाहिए। फिर है कंक्रीट तथा प्रबलित कंक्रीट। छोटे कार्यों के लिए नामन मिश्रण, नॉमिनल मिक्स, ठीक है, नॉमिनल मिक्स विधि से कंक्रीट तैयार की जा सकती है, परंतु बड़े कार्यों के लिए नियंत्रित मिश्रण, कंट्रोल्ड मिक्स विधि ही अपनानी चाहिए। कंक्रीट तैयार करते समय सामग्री मिश्रण अवधि, कंक्रीट डालने, कुटाई करने तथा तराई पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कंक्रीट का अपवाद स्लम्प निर्धारित से अधिक नहीं होना चाहिए। मोटे तथा महीन मिलावे को समयबद्ध जांच करते रहना चाहिए। सीमेंट और इस्पात मान्यता प्राप्त सप्लायरों से ही लेना चाहिए। इस्पातीय छड़ों पर जंग, पपड़ी, तैलीय पदार्थ, मिट्टी इत्यादि नहीं लगी होनी चाहिए। कंक्रीट तैयार करते तथा डालते समय सीमेंट का प्रारंभिक और अंतिम जमाव काल का सेटिंग टाइम ध्यान में रखना चाहिए और गीली कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए। ठीक है। प्रबलन इस्पात बांधते तथा कंक्रीट डालते समय स्थल अभियंता को मौके पर रहना जरूरी है। सामान्य मौसम में कंक्रीट कार्य की 7 से 10 दिन तक तराई करनी चाहिए और परंतु मौसम गर्म रहने पर यह अवधि 14 से 21 दिन पर तक बढ़ाई जा सकती है और कंक्रीट अवयवों का डूला खोलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यह कार्य स्थल प्रभारी की उपस्थिति में होना चाहिए। कंक्रीट कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण बहुत जरूरी है क्योंकि यह भिन्न प्रकार के पदार्थों
को मिलाकर तैयार की जाती है। और कंक्रीट की सामर्थ्य की जांच प्रत्येक बैच के घन क्यूब्स बनाकर तथा जांच मशीन पर टेस्ट करके करते रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।